चलिए स्टार्ट करते हैं कैपेसिटेंस का लेक्चर नंबर 7। ठीक है, हम लोग ने टाइनी ड्रॉप के ऊपर आज पढ़ना है, क्योंकि लास्ट क्लास में एक सिंगल ड्रॉप के ऊपर अगर चार्ज आएगा तो उससे क्या इफेक्ट क्रिएट होगा उसके बारे में हमने पढ़ा था। आज उसी को आगे बढ़ाएंगे। तो क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ आइडेंटिकल टाइनी चार्ज ड्रॉप। टाइनी का मतलब क्या होगा, छोटा, है ना, और ड्रॉप तो जानते हो एक बूंद की बात हो रही है ना। तो एक बूंद को हम छोटी छोटी बूंदों को जोड़कर भी एक नई बूंद बना सकते हैं ना भाई। छोटे ड्रॉप को अगर एक ही जगह पे इकट्ठा करेंगे तो एक बड़ा ड्रॉप बनके तैयार हो जाएगा। तो एक छोटे अगर ड्रॉप का हम रेडियस को स्मॉल आर ले लेते हैं, उसका वॉल्यूम हम स्मॉल वी ले लेते हैं, तो बड़े वाले का क्या हो जाएगा। अगर हमने 10 यूज किया तो आप कहोगे सर 10 बार एक सेम ड्रॉप यूज कर रहे हो तो हर बार वॉल्यूम ऐड हो रहा है, तो 10V कहोगे कि नहीं कहोगे। अरे छोटे छोटे जोड़ करके बनाया बड़ा, तो हर बार बराबर ही जोड़ रहे हैं ना, तो हम क्या कहेंगे, 10V कहेंगे कि नहीं कहेंगे। तो एक रिलेशन हम बनाएंगे कि अगर n नंबर ऑफ ड्रॉप्स हो, कितने n नंबर ऑफ ड्रॉप्स हो, तो क्या होगा देखते हैं। चलो लिखो, लेट कैपिटल N टाइनी ड्रॉप्स, ठीक है, are used to form a bigger drop। ठीक, वो बड़ी ड्रॉप बनाने के लिए हमने क्या किया, कैपिटल N नंबर ऑफ स्मॉल ड्रॉप यूज कर। अब कुछ हम लोग क्या कर रहे हैं, टाइनी ड्रॉप के लिए कुछ पैरामीटर पहले से ही हम डिसाइड करके फिक्स कर देते हैं। ठीक, कि उसका नेचर कैसा है, उसका साइज कैसा है। तो हमने पहले लिखा उसका जो रेडियस है वो कितना है, त्रिज्या कितना है r, चार्ज कितना है उसके ऊपर q। ठीक है, क्या है, चार्ज कितना है q। ठीक है, ठीक है, चार्ज कितना हो गया, हेलो, चलो भाई देखो, ठीक है देखो। तो यहाँ हमने छोटी ड्रॉप के लिए मैंने बोला उसका रेडियस कितना है स्मॉल r, और उसका चार्ज कितना है मैंने बोला स्मॉल q। ठीक है, अनाइटा चेक करके बताइएगा दिख रहा है कि नहीं आपको अच्छे से, मैं वेट कर रहा हूँ। ओके फाइन, कोई दिक्कत हो तो चैट में बताना, नहीं तो मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा आप तुरंत, तो मैं देख लूंगा प्रॉब्लम कहाँ है। मैंने बोला कि उसकी कैपेसिटी कितनी है, कैपिटल C। मैंने पहले से डिफाइन कर दिया कि मेरे छोटू से ड्रॉप की कैपेसिटेंस कितनी है, कैपिटल C। उसके हमें पता है चार्ज कहाँ लाई करेगा, उसके सरफेस पे, उसका हमने बोल दिया क्या है भैया, चार्ज डेंसिटी कितनी है, सिग्मा। उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इफेक्ट क्रिएट हो रहा है वो कितना है, कैपिटल E, और उसके ऊपर पोटेंशियल कितना है, ये मैंने फिक्स कर दिया अपने नेचर को कि भाई यही नेचर रहेगा। ठीक, और अब हम कहते हैं कि फॉर बिगर ड्रॉप। ठीक, अब रेडियस क्या हो जाएगा, कैपिटल R हो जाएगा Q, कैपिटल Q। ठीक है, और अब मैं इसको कहता हूं CB। ठीक है, और इसको क्या कहता हूं मैं, सिग्मा B। अब ये भी आप कर लो EB, और ठीक भैया सेम चीजें हैं। मैं क्या कर रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं, B का मतलब बिगर का इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र। पोटेंशियल हो गया, पोटेंशियल किसका, B का मतलब हो गया, सब समझते हो ना, B का मतलब बिगर हो गया। ठीक है, और सिग्मा भी क्या है, वही डेंसिटी है, लेकिन सर डेंसिटी अब बड़े की थोड़ी सी अलग है और छोटे वाले की अलग। डेंसिटी क्या होता है, घनत्व होता है, उसका अर्थ क्या हुआ कि चार्ज कितनी कितनी दूरी पर किसी भी सतह पर है। जैसे हम कहते हैं ये आपका ऐसे ही बनाया, एक बड़ा सा बनाया, तो ज्यादा एरिया क्षेत्रफल होगा तो ज्यादा जगह भी तो होगी, तो ज्यादा डिस्टेंस पर भी तो चार्जेस हो सकते हैं। तो इसका मतलब वहां की डेंसिटी और छोटे वाले की डेंसिटी अलग अलग होगी कि नहीं होगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सोचो अगर हमने कहा कि 30 बच्चे इस क्लास में बैठे हैं और 30 बच्चे ऑडिटोरियम बैठे हैं, डेंसिटी कहाँ ज्यादा होगी, यहाँ पर। समझ में आ गया ना, तुम्हें पता है कि स्पेस के हिसाब से होता है, इसीलिए मैं ये नहीं कह सकता कि चार्ज डेंसिटी विल बी सेम। समझ में आया, तो अलग हो सकती है। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसके टोटल नए चार्ज की बात करेंगे। तो कैपिटल Q कितना होगा, सर जितने भी आपने ड्रॉप लिए, कितने ड्रॉप लिए आपने, कितना बताया है N, और हर ड्रॉप पे जितना चार्ज है, यही तो होगा ना। तो लो भैया पहला निकाल लो, आपने टोटल चार्ज निकाल लिया, कैसे, बाय कंजर्वेशन, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू। बस यही यूज करते हुए हमने ये लिख लिया। ठीक, अब जरा मुझे ये बताओ बच्चे,
क्या मैं, ठीक है ओके, अच्छा एक स्लाइड ऐड कर लेता हूँ फिर आपको लिखना आराम से, ठीक है, क्योंकि अभी जो समझाना है वो फिर भूल जाओगे, क्या पता फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक, एक स्लाइड बस चाहिए, एक और काम है, ठीक है। अब जो मैं बोलना, पहले लिख लेना, अभी आते हैं थोड़ा सा। अब मैं आयतन की बात करूंगा और थोड़ा वॉल्यूम की बात करूंगा, और आप सब कर लोगे, गारंटी है, बस थोड़ा आराम आराम सोचना, ठीक है। अच्छा बताओ, ये छोटू सा अगर मेरा एक कोई ड्रॉप है, तो ड्रॉप कैसा होता है, स्फेरिकल होता है कि नहीं होता, गेंदाकार होता है कि नहीं होता है, बहुत बढ़िया। तो इसका जो आयतन होता है यानी वॉल्यूम जो होता है वो कितना था, 4 पाई 3 पाई r क्यूब, ठीक ना बच्चे, वेरी गुड। अब मैंने कहा कि मुझे n नंबर ऑफ छोटी छोटी ड्रॉप का इस्तेमाल करके मैंने इतनी बड़ी बना ली, है ना। तो इसका टोटल आयतन कितना होगा सर, जितनी भी आपकी छोटी छोटी ड्रॉप लगी उतना आप मल्टीप्लाई कर दो छोटू वाले, सही है कि नहीं है ना। अरे भाई इन सबको जोड़ कर भी तो बड़ा बनाया है मैंने, तो जोड़ूंगा, एक ही चीज बार बार जोड़ूंगा तो मैं उसको उतनी बार मल्टीप्लाई भी तो कर सकता हूं। तो इसका मतलब है नया वॉल्यूम इस छोटू वाले वॉल्यूम का n मल्टीपल होगा, ठीक कर रहा हूं ना। अच्छा जी, अच्छा अब देखो ध्यान से, यहीं से मैं निकालूंगा कि इसका जो रेडियस है और इस छोटू वाले का जो रेडियस है इसके बीच में क्या संबंध होगा, मैं रिलेशन तुम्हारे सामने प्रूफ करूंगा, ठीक है ना भैया। ये हो गया, तो मैंने कहा इसका वॉल्यूम कितना होगा सर, फॉर्मूला तो सेम ही लगेगा, बस इसका रेडियस है ना, यहां पर आ जाएगा, यहां पर एक, ठीक भैया, ठीक। अच्छा चाहे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, चाहे इसको, कोई दिक्कत आ रहा है, ये तो आता होगा ना। अरे नहीं आता है तो आप इसको इधर लेके आओगे तो डिनोमिनेटर में जाएगा, तो ऊपर और नीचे का सेम नंबर होगा, कट नहीं जाएगा। भाग देने का सिंपल रूल है कि ऊपर और नीचे संख्या सेम है, तो समझ में आया नहीं आया, नहीं आया करके दिखाई देते हैं, क्या है टेंशन। अरे वो भी, अरे उनको परेशान करें, इनको इधर कर लो, है ना। अब क्या करोगे बेटे, क्रॉस मल्टीप्लाई, इधर जाएगा और ये आता है कि नहीं आता है, 4 नीचे जाए इक्वल टू में रहेगा, तो हमेशा जब इधर लेके आएंगे डिवीजन में जाएगा, और डिवीजन वाला कहां जाएगा, न्यूमरेटर में, ठीक है। तो ये हो गया 4/3 पाई इंटू, अब देख बेटा ये जगह 3 ऊपर आ गया और 4 नीचे चला गया, और 3 एकम 3, 4 एकम 4, ठीक भैया। अब पाई कहां था, ऊपर था, तो कहां जाएगा, नीचे, पाई पे कट गया, यहाँ स्मॉल r क्यूब था, और यहाँ बचेगा क्या, कैपिटल R क्यूब इंटू, यही तो बचेगा, बाकी सब कट गया। ये हमने करके आपको दिखा दिया, तो यहाँ बचा कैपिटल R क्यूब बराबर n स्मॉल r क्यूब, यहां तक आ गया सबका। अब देखो ध्यान से, तो हमें अच्छे से पता है कि अगर x स्क्वायर बराबर 4 दिया है तो x बराबर हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 4, है ना बेटे, ठीक। और अगर यही x क्यूब होता और यहाँ पर होता 27, तो कहते हैं x बराबर हो जाएगा क्यूब रूट, यहाँ 3 लिखते हैं ना, क्यूब रूट ऑफ क्या 27, मतलब ऐसा नंबर लेके आइए जिसको 3 बार मल्टीप्लाई करे तो ये सेम नंबर मिल जाए, तभी उसका क्यूब रूट होगा, है ना। पावर के फॉर्म में लिखेंगे तो हो जाएगा x इक्वल टू 27 की पावर 1/, ये सब याद है ना आपको। अब ये रूल अगर आपको याद है तो इसका मतलब है कि अगर मैं यहाँ r लिखूंगा तो इसी बार कितने दी 3, और मैं ट्रिक कैसे सिखाता हूँ, मैं कहता हूँ जिनको कुछ नहीं आता है, आपको इतना पता है n की पावर कितनी कुछ नहीं है तो 1 है, 1 है कि नहीं है, तो जितनी पावर होगी उतनी ही डिवाइड कर दो, तो 1 को कितने डिवाइड करेंगे, 3 से, 3 से करेंगे ना भैया, अबे जितनी पावर थी उतना डिवाइड कर दो, ठीक। तो 1 थी तो 1/3, ठीक भैया। अब यहाँ क्या था, स्मॉल r, इसकी पावर कितनी है 3, कितने डिवाइड करेंगे, और 3 1 जा क्या होता है, तो इसका मतलब आंसर कितना आएगा, ये मिटा दूं पूरा, हाँ खा रहा है, ठीक भैया। तो देखो 3 1 जा 3, फॉर्मूला क्या बन के तैयार हुआ, फॉर्मूला बन के तैयार हुआ कैपिटल R बराबर कैपिटल N की पावर 1/3 यानी क्यूब रूट n गुणे, ये आपका आ गया रिलेशन। इसको दूसरे तरीके से क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट नहीं क्यूब रूट n, बोलोगे फिर याद भी गलत होगा, उत्तर भी गलत करके आओगे, ठीक है ना भैया। देखो तुम्हारे सामने प्रूफ कर दिया मैंने, पहला इसको मैं डायरेक्टली फॉर्मूला भी बता सकता था, लेकिन मैंने कहा यार मजा नहीं आएगा, न्यूमेरिकल में इमेजिन नहीं कर पाओगे कि ये कैसे आया, ठीक है। तो मैंने आपको करके दिखा दिया कि एक्चुअल में ये क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक और रिलेशन यहीं से बन के आता है कि जो बिगर ड्रॉप का रेडियस होगा, रेडियस क्यों लिया गया आर लिया, ठीक है, वो होगा क्यूब रूट, हाँ सही, क्यूब रूट टाइम्स ऑफ n इंटू स्मॉल r, ठीक। ये दूसरा फॉर्मूला बन के तैयार हो गया, ठीक, नोट कर लें। सिमिलरली कैपेसिटेंस,
अब मैं इसके आगे आपको नहीं कहूंगा कि आप इसको ड्राइव करके टाइम वेस्ट करिए। कैपेसिटेंस भी आप निकालेंगे तो हो जाएगा n टू द पावर 1/3 टाइम्स ऑफ द कैपेसिटेंस ऑफ स्मॉलर ड्रॉप। ठीक है, पोटेंशियल को छोड़ करके बाकी सब में आपका क्या हो जाएगा, क्यूब रूट टाइम्स ऑफ n मल्टीप्लाई हो जाएगा स्मॉलर से। ठीक, तो याद करने में हम लोग को दिक्कत नहीं होती है, तो ये भी एक फॉर्मूला बनके तैयार हो गया। फिर अगर हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो जाएगा आपका क्यूब रूट टाइम्स ऑफ द n, यहां देखो यार, यहां देखो, है ना, जगह कम है, अच्छा नहीं लगता। देखो, तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, बिगर में कितना हो जाएगा, मैंने सिखा दिया ना, n की पावर कितना हो जाएगा 1/3 टाइम्स ऑफ E। और फॉर्मूला लिख लो, पोटेंशियल, बस पोटेंशियल को छोड़ करके बाकी सब में 1/3। हाँ, डेंसिटी भी लिख, ठीक बेटे, ये सारे फॉर्मूले मैंने आपको, न्यूमेरिकल में डायरेक्टली हम लोग इसका यूज करेंगे। अच्छा, किसी, ये तो मैं पूछ सकता हूं ना, ये तो मैंने पहली ही क्लास में बताया है, तो ये मैं पूरे हक से पूछ सकता हूं, नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा तो मास बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। और पॉजिटिव चार्ज में मास बढ़ेगा या घटेगा? याद है कैसे हम लोग को परिभाषा याद है टाइप ऑफ चार्जेस में, नेगेटिव चार्ज कैसे आता है, जब आप किसी को इलेक्ट्रॉन दे देते हो, है ना, तो उसका इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाती है, इलेक्ट्रॉन आएगा तो हमेशा चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद द मास, बिना द्रव्यमान के चार्ज नहीं हो सकता, यानी कि इलेक्ट्रॉन का मास भी तो आया, तो एक्स्ट्रा हो गया कि नहीं हो गया। लेकिन जब पॉजिटिव चार्ज बनाना होता है तो हम उससे इलेक्ट्रॉन छीन लेते हैं, उसका कम कर दिया, जब कम कर दिया तो उसका एक मास भी कम हो गया ना इलेक्ट्रॉन का, उससे मास घट जाता है। ठीक, अच्छा, ये इतना नोट कर लो, ये लिखवाएंगे नहीं, ये लिखवाने वाले थे, लिखवाएंगे नहीं, ठीक है। अगर हम बात करें कि जब भी हमारा सोप बबल को, अब ये बातें देखो इतनी बेसिक है ना, इसलिए बोल रहे हैं, इसे जैसे रिकॉर्डिंग सुन लिया करो, ठीक है, क्योंकि हर चीज लिख नहीं सकते। सोप बबल को अगर हम चार्ज करेंगे तो हमने एक पूरा नियम पढ़ाया था ना, सरफेस टेंशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर, दुनिया भर की चीजें पढ़ाई थी, तो उसके कारण क्या होता है, उसका रेडियस बढ़ता है, क्योंकि भैया जब प्रेशर बढ़ता है तो वो एक्सपैंड करता है, जब एक्सपैंड करता है साइज बढ़ेगा तो उसका रेडियस भी बढ़ेगा। समझ में आ रहा है? ये सब बेसिक चीजें हैं, कोई झटके से किसी क्वेश्चन में यही एक लाइन लिखी रहेगी और उससे पूरा उसका जो रिलेशन है वो बदल जाएगा। अब रेडियस इंक्रीज हो रहा, सवाल पूछ सकते हैं रेडियस कितना इंक्रीज हो रहा है, ये सवाल इसमें बनेगा, तो वो जो हम रिलेशन पढ़ाए हैं उसका यूज करके हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाएं। नेक्स्ट है एनर्जी डेंसिटी। डेंसिटी ऐसा कंसेप्ट है, याद कर लो, जब मैंने बोला चार्ज डेंसिटी तो हम चार्ज के घनत्व की बात करने लगे। सुन देना ध्यान से जो बोल रहा हूं, नहीं तो फिर गड़बड़ा जाएगा। नॉर्मली जो डेंसिटी बचपन से पढ़ते आए हैं उसमें क्या होता है, अनायता दिख रहा है ना आपको सही से? ठीक, अगर कोई दिक्कत हो बताना। अगर हम बात करें कृष्णकांत, तुम्हें भी कोई दिक्कत हो बताइएगा। क्या बोले थे? हाँ, एनर्जी डेंसिटी की बात बोले थे। तो अगर कभी भी हम डेंसिटी की बात करें तो हमें याद है कि फॉर्मूला था टोटल जो द्रव्यमान होता है बटे आयतन, यानी कि मास अपॉन वॉल्यूम, है ना। यही सबसे बेसिक पढ़ के आए थे 11th में। यहाँ पर आए तो बदल दिया उसको, हमने कह दिया चार्ज डेंसिटी, यानी कि आवेश का घनत्व निकालो। यही तो कहा सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक में। तो चार्ज डेंसिटी बोला तो डेंसिटी बार बार आएगी, अलग अलग क्वांटिटी के लिए बोलेंगे, तो इतना याद कर लो कि हम क्या बात करेंगे, न्यूमरेटर में क्या रख देंगे, जिसकी बात कर रहे हैं किसकी, एनर्जी करें तो एनर्जी आ जाएगा, है ना। और एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन पूरे बॉडी पर किस तरीके से हो रहा है वही हो गया एनर्जी डेंसिटी। समझ में आ रहा है? और चार्ज होता है, चार्ज को डिवाइड किससे करते हैं, याद करो ना। लीनियर चार्ज में क्या होता है, एक ही लाइन होता है, उसके पास वॉल्यूम है नहीं, एक वायर के पास वॉल्यूम है नहीं, तो उसका क्या है, लेंथ ही तो है। तो चार्ज कहाँ बटेगा, पूरी लंबाई में बटेगा, तो टोटल चार्ज को टोटल लंबाई से बांट दिया। अगर एक स्फीयर लिया, एक जो गेंद आकार होता है ना, उसके अंदर हर जगह पर फैल जाता है, तो पूरे आयतन में फैल गया, तो चार्ज हर जगह है, तो चार्ज की डेंसिटी निकालनी, टोटल चार्ज अपॉन टोटल वॉल्यूम। समझ में आया? सिचुएशन के हिसाब से। अब इतना फॉर्मूला, कितना फॉर्मूला रटिएगा आप, तो आप अगर इसको समझ जाएंगे तो आपको ये आ जाएगा। ठीक है, लिखिए एनर्जी एसोसिएटेड पर यूनिट वॉल्यूम। तो मैंने अभी दिखाया ना, डेंसिटी के लिए डिनोमिनेटर में तो हमेशा क्या होगा, वॉल्यूम ही तो होगा। अब मेरी बात एक और चीज समझ लो कि भैया एनर्जी कहाँ होगी, जहां वॉल्यूम होगा या जहां कुछ नहीं होगा वहां हो जाएगी। वॉल्यूम चाहिए होता है ना एनर्जी को। एनर्जी का कुछ बेसिक चीजें ऐसी होती हैं जिसको कितना बढ़ाइएगा, ये सब चीजें बेसिक हैं एकदम, है ना। वॉल्यूम के बिना एनर्जी होगी क्या?
कंटेन करना पड़ता है, एनर्जी को कंटेन करना है ना, स्टोर करना है। स्टोर कहाँ करोगे, बिना वॉल्यूम के कर लोगे इसको, समझ में आया। तो जब भी करेंगे तो इस केस में डिनोमिनेटर में तो हमेशा क्या होगा, वॉल्यूम। तो डिफिनेशन क्या बन सकती है इसकी, यही तो बनेगी, एनर्जी पर यूनिट, क्या लिखेंगे वो लिखिए, एनर्जी एसोसिएटेड पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, समझ में आया। ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज, ऑफ इलेक्ट्रिक field is defined as एनर्जी। जिसको कुछ समझ नहीं आता ना, इतना परेशान नहीं होना है। मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको परफेक्ट कर दूं, अगर आप नहीं भी हो पा रहे हो तो मेरी आधी बातों से भी आपका काम हो जाए, ठीक है। तो फिर आप क्या करना, जैसे जो बता रहे हैं उसको उस तरीके से आपको याद करना है, ठीक है। ये स्मॉल यू होता है, ध्यान रखना इसको, थोड़ा बनाने का स्टाइल ऐसा ही है, स्मॉल यू होता है एनर्जी डेंसिटी में, ठीक है। फॉर्मूला याद करिएगा इसका, एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। अगर ई की वैल्यू पुट कर देंगे तो मिल जाएगा, वी विल गेट सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, जूल पर यूनिट बनाना सिखा दूं, अभी तो सिखाया, नीचे हमेशा वॉल्यूम, वॉल्यूम की यूनिट क्या होगी, मीटर क्यूब हो जाएगी, और ऊपर एनर्जी, एनर्जी की यूनिट क्या होती है, जूल ही तो होती है। तो ऐसे भी, ठीक है। अगर हमें टोटल एनर्जी किसने कह दिया, पर यूनिट वॉल्यूम की बात नहीं कर रहे हैं, ये पर यूनिट था, तो क्या हो जाएगा बताओ, यू डॉट टी। एनर्जी क्या है, वर्क एनर्जी, याद करिए, सुनिए कुछ चीजें बहुत आप लोग ना, आप लोग थोड़ा सा जैसे कंप्रेस्ड रहते हो, हल्का करो दिमाग पर। एनर्जी बोल दिया मैंने कहा एनर्जी निकालना है, अभी क्या निकाल लेते, एनर्जी डेंसिटी निकाल लेते, वो दोनों सेम तो नहीं होते हैं। एनर्जी को डिवाइड किया वॉल्यूम से, तब मिला एनर्जी डेंसिटी, यही तो है ना। अब मैंने पूछ दिया एनर्जी, तो दिमाग में तो प्रेशर आ गया, नहीं इतना प्रेशर क्यों लेना भैया, डेंसिटी इधर मल्टीप्लाई कर दो वॉल्यूम को, क्रॉस मल्टीप्लाई तो किया मैंने, कुछ किया, दिमाग लगा दिया मैंने, कुछ नहीं किया। मैंने कहा भैया टोटल वॉल्यूम नहीं पता, स्मॉल वॉल्यूम पता है, तो स्मॉल वॉल्यूम से आप मल्टीप्लाई करोगे तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि पूरा वॉल्यूम चाहिए कि नहीं चाहिए, पूरे वॉल्यूम के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें जोड़ना पड़ेगा ना सारा, उस जोड़ने को ही कहते हैं इंटीग्रेशन। तो u इंटू डीवी का इंटीग्रेशन कर दो, तुम्हें क्या मिल जाएगा, टोटल एनर्जी एसोसिएटेड विद द बॉडी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो ऐसे ही क्वेश्चन में फंसाया जाता है, आपको एनर्जी डेंसिटी दे देगा, पूछ देगा एनर्जी बताओ, आपको लगेगा एनर्जी हमने पढ़ाई नहीं गई, हमें तो एनर्जी डेंसिटी पढ़ाया गया। समझ में आ रहा है। आप कहोगे कि एनर्जी के लिए जो हमें पैरामीटर चाहिए, एनर्जी का फॉर्मूला, पोटेंशियल का जो फॉर्मूला आपने रटा होगा, उसके हिसाब से आप ढूंढोगे, न्यूमेरिकल में वो सारे टर्म्स ही नहीं होंगे, और उस सबको हटाकर क्या लिख दें, हमने वॉल्यूम दे दिया और हमने आपको एनर्जी डेंसिटी दे दी। अब अगर हमें ये कंसेप्ट नहीं पता होगा तो हम एनर्जी निकाल पाएंगे कभी भी, ना तुमको Q1 दे, ना तुम्हें Q2 दे, है ना, और ना तुमको हम पोजीशन दे, ना R की वैल्यू दे, तो फिर निकाल लोगे फॉर्मूला। तो तुम्हें जो फॉर्मूला पढ़ा होगा वो हर जगह काम नहीं करेगा, क्यों, उसका दूसरा फॉर्म भी आपके पास होना चाहिए, ठीक। तो ऐसे हम लोग कर सकते हैं। तो हम यही वैल्यू जो ऊपर निकाली उसको वाला उठा के पुट कर दो, जो कॉन्स्टेंट्स को बाहर ले लो, जो अंदर रहेगा उसको इंटीग्रेट कर डालो। तो करिए जरा, ट्राई करिए। तो यहाँ पर अगर आप करोगे तो ये वाला फॉर्मूला यूज करें, अगर एप्सिलॉन कांस्टेंट होता है, 2b कांस्टेंट होता है, अंदर क्या बचेगा, e स्क्वायर dv, है ना, और इलेक्ट्रिक फील्ड बदलती है वॉल्यूम के साथ, तो ये फॉर्मूला आपका, ठीक है। यहाँ पर लिख लो, v क्या है, वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक भैया, ये हो गया कंप्लीट, ठीक, ये हो गया तुम्हारा फॉर्मूला। ठीक, चलिए ये आपका कंप्लीट हो गया टॉपिक। अब कुछ क्वेश्चन करेंगे, फिर हम लोग देखेंगे कि डाइलेक्ट्रिक को अगर हम एरिया वाइज डिवाइड कर दें, या फिर हम उसकी लेंथ में कुछ चेंजेस कर दें, या विड्थ में कुछ चेंजेस कर दें, और अलग अलग डाइलेक्ट्रिक स्लैब पुट कर देंगे, तो उससे कैपेसिटेंस में क्या क्या चेंज आएगा। पहले हम लोग जितना पढ़े हैं इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, न्यूमेरिकल्स के बाद हम लोग फिर से वापस से पढ़ेंगे इस टॉपिक को, ठीक है। तो अब देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, इफ द डिस्टेंस, कोई टॉपिक में अभी तक डाउट है क्या?
अबे वर्क है भाई, ये वर्क एनर्जी थ्योरम नहीं पढ़ा 11वीं में? क्या होता है वर्क एनर्जी थ्योरम? वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन एनर्जी। तो ये हमने कह दिया स्मॉल वर्क जो हुआ था, डी का मतलब मैंने सिखाया था किसी के भी आगे लग जाए तो उसी का स्मॉल पोर्शन टोटल वर्क। अरे यार फिर से सब बताना। देखो डेंसिटी हर जगह सेम रहती है, ठीक, चाहे पूरे का लें चाहे छोटे से पोर्शन का लेंगे। छोटे से पोर्शन का वॉल्यूम छोटा है तो डेंसिटी तो हर जगह कांस्टेंट होती है। डेंसिटी एक ऐसी क्वांटिटी जो हर पॉइंट पर कांस्टेंट होती है। समझ में आया? किसी एक बॉडी के अंदर तो अगर मैं छोटे से पोर्शन को लिया तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? पूरे वॉल्यूम का एक छोटा सा हिस्सा। तो वर्क अगर टोटल वर्क W लगा होगा इस बॉडी पर तो फिर उस पोजीशन पे क्या होगा? छोटा सा पोर्शन लगेगा नहीं लगेगा? तो वर्क अपॉन एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, यही तो डेंसिटी है। तो ये क्या आ जाएगा? dW अपॉन dV आएगा कि नहीं आएगा? समझ में आया अब? चलो कोई नहीं। चलिए, if the distance between the plate of a capacitor of capacitance कितना है? C1 is hard। hard का मतलब क्या होता है? जितनी डिस्टेंस थी उसको हाफ कर दो। तो अगर हमने मान लिया दूरी कितनी थी? d थी, तो अब कितनी हो जाएगी? समझ में आया कि नहीं आया? ठीक। एंड द एरिया ऑफ प्लेट इज डबल्ड। कह रहे हैं एरिया को लेकिन दोगुना कर दिया हमने। तो कह रहे हैं कि नया कैपेसिटेंस कितना होगा? तो पहले डिजाइन बनाना सीख लो, फटाफट बना डालो सब डिजाइन अपना अपना। इसका एरिया ए ले लो तो ये हो गया तुम्हारा दूसरा प्लेट। इनकी दूरी कितनी हो गई? डी। सेकंड फेज का डायग्राम कैसा दिखेगा? फिर से थोड़ा सा एरिया को दिखाओ कि भैया बड़ा हो गया। इसका एरिया कितना हो गया? 2a, लेकिन प्लेट की दूरी कितनी हो गई? अब कितनी दूरी हो गई? d बाई, ये हो गया आपकी एक प्लेट, ये हो गई दूसरी। तो कह रहे हैं आप बताओ कैपेसिटेंस कितना होगा? क्या होता है? C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन, यही तो एक फॉर्मूला है। ये हो जाएगा C डैश इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट 2A अपॉन B बाई 2। 2 ऊपर चला गया, ये हो जाएगा 2 इंटू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन B। ये हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ द C। C डैश इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ द C। तो कितना इंक्रीज हो गया? देखो ना, C देखो ये वैल्यू कितनी है? इक्वेशन नंबर 1 हो गया, इक्वेशन नंबर 2 इसको पुट कर दो। तो एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D क्या है? C के बराबर है ना। तो इसका मतलब है 4 गुना कैपेसिटेंस बढ़ गई। आपने क्या कर दिया? 4 गुना कैपेसिटेंस बढ़ा दिया। ये सवाल का उत्तर आ गया। ठीक है, तो नया कैपेसिटेंस 4 गुना होगा पहले वाले कैपेसिटेंस। क्या भाई अंकित आया? नहीं आया? सोनू कोई दिक्कत किसी को? तुम्हें फॉर्मूला याद है तो आएगा, नहीं तो फिर हम बता रहे हैं। देखो यही एक फॉर्मूला होता है, कैपेसिटेंस निकालना है। अगर हमारा एरिया जो प्लेट है, 2 प्लेट होती है, ऐसे प्लेट होती है, ठीक। एक ये देखो ये प्लेट है, वैसे ही एक प्लेट है, ठीक। दोनों प्लेट के बीच की दूरी देखिए b है और इनका क्षेत्रफल कितना ले लिया? a। तो फॉर्मूला हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A अपॉन b। ये हो गया कैपेसिटेंस, ठीक बेटा। अब कह दिया कि इसको क्षेत्रफल को दोगुना कर दो, मतलब 2a हो गया। पहले अगर a था तो दोगुना मतलब क्या? 2a। अगर पहले दूरी अगर d थी तो उसको आधा कर दो, कितनी हो जाएगी? d बाई 2, है ना। तो फॉर्मूला यही रहेगा। तो हमने a की जगह क्या पुट कर दिया? 2a, और दूरी कितना होगा? d बाई 2। अब ये 2 कहां जाएगा? ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा? तो 2 2 जा कितना होता है? 4। उसके बाद मिलाओ, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D आ गया और उसकी वैल्यू कितनी थी? C के बराबर थी, तो हमने C पुट कर दिया। इसका अर्थ ये हो गया कि नया कैपेसिटेंस 4 गुना है पुराने वाले कैपेसिटेंस के। समझ में आया? तो ये हो गया रिलेशन इनके बीच में। यही इतना सवाल था। चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन करो। A capacitor has 2 circular plate। अनाहिता अभी दिख रहा है ना आपको? कोई दिक्कत तो नहीं है टेक्निकल? एक बार जरा कंफर्म करते रहो बीच में। तो क्या अभी को दिक्कत हुई थी? खुशी कहाँ है? चलो भाई देखो, कैपेसिटर हैज 2 सर्कुलर प्लेट, ठीक। कोई बात नहीं, तो क्या बनाओगे? सीधे सीधे डिजाइन। सबसे पहले क्या करोगे? हर सवाल करने से पहले डिजाइन बनाओ। सर्कुलर प्लेट बोला गया, सर्कल बना लिया हम लोग ने, है ना। आगे क्या कह रहा है? हुज रेडियस आर 8 सेंटीमीटर। तो इसका रेडियस कितना है? 8 सेंटीमीटर। तो एरिया कितना होगा सर जी? पाई आर स्क्वायर, है ना भैया। ठीक है, वेरी गुड। तो यहाँ लेकिन आर सेंटीमीटर में है तो कोई बात नहीं, तो हम क्या करते हैं ना, सेंटीमीटर स्क्वायर में निकाल लेना, बाद में कभी जरूरत पड़ेगी तो मीटर में कर लेंगे। फिर क्या कह रहे हैं? एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज 1। देखो ये खतरनाक, इसको करना पड़ेगा। तो किसने बदमाशी करी है ना, मिलीमीटर कर दिया, ठीक। तो दोनों को मीटर में कर ही लेना। फिर माइका स्लैब, ये माइका स्लैब मैंने क्या सिखाया था? कुछ भी ऐसा जो कि कंडक्टर ना हो, धातु से बना ना हो, जैसे कि लकड़ी, दफ्ती, प्लास्टिक, कुछ भी, ये सब क्या है? डाइलेक्ट्रिक होगा कि नहीं होगा?
उसमें मैंने बोला था डायरेक्ट्रिक। अच्छा कांस्टेंट कितना है, कितना दिया हुआ है 6, मैंने यही तो सिखाया था एप्सिलॉन क्या होता है ग्रेटर देन 1। ठीक, तो यहाँ पर कितना दिया हुआ भैया 6 दिया हुआ है। is placed between the plate, calculate the capacitance and energy stored when it is given a potential of 150 वोल्ट। तो कह रहे हैं बताइए आप इनके बीच का नया कैपेसिटेंस और क्या बताइए उनकी एनर्जी उनके बीच की, अगर आपको वोल्टेज गिवन है कितना 150। समझ में क्वेश्चन आया कि नहीं आया? तो आपको कैपेसिटर मिल गया। अब इसके बीच में जो आपको एयर दिख रहा है ये एक्चुअल में इनके बीच में क्या आ जाएगा, डायरेक्ट्रिक आ जाएगा। इनके बीच में क्या आ जाएगा, डायरेक्ट्रिक। मेरे पास देखो भाई 2D है जगह, मैं ऐसे दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, ये दोनों है, इनके बीच में आप ये, ठीक है, ये क्या है, फोन क्या है, डायरेक्ट्रिक। समझ में आया? ये प्लेट, अब मेरा हाथ ये गोला नहीं हो सकता, ठीक है ये ऐसे ही रहेगा। ठीक, तो ये आपका हो गया कैपेसिटर। ऐसा होता है कैपेसिटर, डायरेक्ट्रिक का मतलब ऐसे बीच में आ जाएगा। ठीक है, तो यही कहा गया, और इसमें कहीं भी ये मेंशन नहीं है कि इनके बीच में कोई जगह छोड़ी गई है। तो हम क्या मानेंगे कि जितनी भी जगह थी उसमें डायरेक्ट्रिक हमने इंसर्ट कर दिया। तो एक ही केस पढ़ाया था जिसमें पूरा कंप्लीटली फिल करते हैं, तो वही वाला फॉर्मूला यूज करके इसको सॉल्व कर लो। फटाफट करो, मीटर में कन्वर्ट कर लो भैया, इसको काहे टेंशन लेनी है ना। इसको मीटर में कर लो, पाई की वैल्यू 3.14 ले लेना। ठीक है, पाई की वैल्यू कितनी लोगे, 3.14 ले लेना। ठीक, आंसर निकालो फटाफट। पूरा क्वेश्चन सिर्फ कैलकुलेशन पर है, जिसको याद नहीं है सी डैश बराबर हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन ए बटे डी। ठीक है, ए हमें पता है, ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, ये हमें पता रहता है पहले से। क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू इसको याद नहीं है, मैं लिख देता हूं -12 प्लस 12, तो -12 बोलो ना। ठीक है, ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, कैपेसिटेंस निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला लिखा हुआ, बस वैल्यू पुट करनी है। तो इसमें वैल्यू पुट कर दो सीधे, वो लिख दी मैंने ऊपर। क्या हो जाएगा 8.85 10 पावर -12 इंटू 6। एरिया निकालो, लेकिन एरिया क्या कर दो, लो भैया 3.14 इंटू आर स्क्वायर है, आर कितना दिया हुआ है 8, फिर कितना जाएगा 64, और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं भैया 100। तो 10 की पावर -2 मल्टीप्लाई होगा एक बार, इसमें स्क्वायर 2 बार हो जाएगा, तो 10 की पावर माइनस, ये मीटर में कर दिया हमने। लो भैया नीचे भी कर लेते हैं, और क्या है डी, डी कितना है मिलीमीटर में, तो भैया मीटर मिलीमीटर 10 की पावर -3 हो जाएगा, है कि नहीं। 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर है ना, तो 1 मिलीमीटर में 10 की पावर खत्म। ये देखो यहीं से कट गया, ये बचेगा -1, बस मल्टीप्लाई तो करना है यार, है ना। इस पूरी क्वेश्चन करना ही क्या था। और ये यूनिट क्या होगी, एसआई यूनिट होगी, तो आंसर एसआई यूनिट क्या होती है कैपेसिटर की, फैरेड। तो आंसर फैरेड में आएगा। मैंने सब कुछ एसआई में कर दिया, तो आंसर भी एसआई में ही आएगा ना। तो करके मुझे बस आंसर बताओ, मल्टीप्लाई करना है बस, डिनोमिनेटर तो ऐसे ही खत्म हो गया। और यू का फॉर्मूला भी लिख देते हैं, जिसको आते हैं क्या हो जाएगा, हाफ सीवी स्क्वायर। जो कैपेसिटर तुम निकालना है इसको सीरियस नहीं करते, तो ठीक है, ठीक है। जो कैपेसिटर निकालना उठा के पुट कर देना। वी कितना है 150, 150 का स्क्वायर कर लो। 150 का स्क्वायर करोगे, करोगे कि नहीं करोगे, तब तक नहीं करेंगे जब तक आखिरी स्टेप ना हो जाए। ठीक, तो 150 है तो क्या करने करेंगे देख लेना। ठीक है, आंसर निकालो, सी निकालो पहले। सी कितना आ रहा है 1.06 माइनस कितना ना, गलत हो गया, एक गलत हो गया बस, माइनस पावर में कहीं गलती कर दी। ये कितना हो जाएगा -12, और माइनस ये कितना हो जाएगा -13, है ना। बाकी सब मल्टीप्लाई करना है, अप्रोक्सीमेशन से भी कर दोगे ना तब भी आंसर आएगा। देखो 8.85 मैं ऐसे ही बता दूंगा, देखना इंटू 6 इंटू 3.14 इंटू कितना है 64 है। अच्छा ये भी है, इंटू 10 पावर -13। पहले सबको ना सिंगल डिजिट में लेकर के आओ, तो इसको 6.4 बनाना तो क्या करना पड़ेगा मुझे, सोचो 10 कॉमन ले लेंगे ना, प्लस का 10 निकलेगा, बच जाएगा 10 की पावर -12। नहीं आता है क्या, 64 को चाहे तो 6.4 इंटू 10 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अरे 64 को चाहे तो 6.4 गुणे 10 लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई करोगे 64 आएगा कि नहीं आएगा। तो इससे फायदा ये होगा, ये 6.4 आ गया। देखो हम कैसे करते, ऐसे दिमाग में कैसे करते, क्योंकि एमसीक्यू करना है तो कैलकुलेशन करनी है, तो मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक, 6 3.14, ये 6.4 इंटू माइनस कितना हो गया 12, है ना भैया। यहां तक कोई दिक्कत, मैंने सिर्फ यहां से थोड़ा चेंज किया। अच्छा ये कितना हो गया, इसको अगर 9 मानेंगे तो इसको 3 मान लेंगे। कैसे कर रहे हैं ये सब, है ना, ऐसे हवाबाजी कैसे कर रहे हैं।
बच एज इट इज है। चलो अभी आ रहा है, अभी आ रहा है। अरे वो थोड़ा लैपटॉप बंद हो गया था मेरा, चेक करके जरा मुझे बताइए। चलो भैया, ओके ओके ओके, ठीक है। चलो बंद हो गया था गलती से, आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, कहाँ थे हम लोग? ये क्वेश्चन कर रहे थे कैसे करेंगे इसको, जल्दी जल्दी करना हो, अगर आंसर ऐसे निकालना हो, ऑप्शन एमसीक्यू करना हो तो ये क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको बढ़ाऊंगा 0.15 तो इसको इतना ही घटा दिया है, अप्रोक्सीमेशन कर रहे हैं। तो ये हो गया 9, ये हो गया आपका 3, और ये 6.4 है, ये 6 है, 6 मान लो इसको। 36 हो गया, और ये क्या हो जाएगा 27। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे भाई इसको 3 माना, इसको 9 माना, 9 3 कितना होता है 27 होता है कि नहीं होता है? तो ये कितना होगा 6 माना, इसको 6 माना, कितना आ जाएगा 36 आएगा कि नहीं आएगा? 36 27 मल्टीप्लाई करना आसान है कि नहीं है? जरा करना, उसका डेसिमल प्लेसेस लगा देना सारे के सारे। कैसे गिनोगे? जितने डेसिमल प्लेस हैं सारे गिन के लगा दो। पहले इतना करके दिखाओ मुझे, फिर हम तुम लोग को बताते हैं। और नहीं जिसको समझ में आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हें मल्टीप्लाई करने से कोई रोक नहीं सकता, तुम मल्टीप्लाई कर लो, सारा मल्टीप्लाई कर लेना और जो आंसर आएगा वो बता देना, ठीक है? तो 3.14 और 6 और 6.4 कर लो और इसको मल्टीप्लाई कर लो और आंसर बता दो। और अगर इतने भी तुम्हें डिफिकल्ट लगता है तो हम तुमको फिर से बता दे रहे हैं, तुम 8.8 को करना और इसको राउंड ऑफ कर दो, ठीक है? ये 3.1 को करना। क्या राउंडिंग ऑफ का रूल क्या होता था? जिस संख्या को उड़ाने वाले हो वो अगर 5 से छोटा है तो एज इट इज रहेगा, तो ये जाएगा 3.1, ये जाएगा 8.8, लेकिन यहाँ इवन ऑड वाला रूल लग जाएगा। तुम 8.8 में भी करोगे तब भी आंसर मिल ही जाएगा। मैं डेसिमल प्लेसेस कम क्यों कर रहा हूँ? ताकि कैलकुलेशन और आसान हो जाए। आपको अप्रोक्सीमेशन में आंसर देना होता है, किसी भी कंप्यूटर एग्जामिनेशन में एक्यूरेट आंसर नहीं लेते, उसमें अप्रोक्सीमेटली आपकी जो वैल्यू करीब करीब आती है उसको टिक करके निकालना होता है। तो उस समय आप सोचो एग्जाम में अगर ऐसा आएगा तो एग्जाम में बेवकूफ थोड़ा ना, उसको पता है कि इतना टाइम बच्चे के पास नहीं है, तो आपको उस हिसाब से टाइम निकालना है। और जैसे मैंने तुम लोग को अभी आंसर दिया 2.7 इंटू 10 लिख दूं इसको, और 36 लिख दूं 3.6 इंटू 10, क्या लिख दूं? ठीक, अभी क्या ये इधर चला गया, -12 था, बचा माइनस का 10। अब मल्टीप्लाई कर लो, लेकिन ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, अब देखो इसको कितना आएगा। अगर इसको राउंड अप करके 3 भी मान लेंगे, इसको मान लेंगे, अगर हम इसको भी 3 मान लेंगे तो 9 आ रहा है। 9 सबसे करीब किसके? 9 में से अगर हम निकालेंगे 0.9, 0.9 सबसे करीब किसका है? 1 होता है, 1 के करीब, तो 1 पॉइंट समथिंग आंसर आया कि नहीं आया? अब देखो आंसर में एक्यूरेट कैसे आया। अब इसको देखो, उसको पीछे समझ में आने लगा। ये अगर 3 मान ले, ठीक, ये 10 है और यहाँ कितना 10 की पावर -12। अब ये 2 10 के साथ अगर मिलेगा 10 की पावर +2 और -10 कितना हो जाएगा? माइनस का 10। जब समझ में आएगा तो ऐसे ही आएगा। अब इसको 3.6 को भी 3 मान लिया, जबकि हम 3 को नहीं मानना चाहिए था, हमको उसको 4 के करीब 4 मानना चाहिए था, तब तुम्हें खुद ही आंसर नहीं लगता। तो देखो फिर क्या आएगा, फिर ये जाएगा 10 की पावर -12 की जगह हो जाएगा 10 की पावर -10, है ना भैया? अब देखते हैं ना आंसर, दिखाते हैं तुमको कैसे। तुम एमसीक्यू में तुक्का किसी से मार के आओगे 9 इंटू 10 पावर माइनस, लेकिन तुम्हें ऑप्शन ही नहीं मिलेगा, है ना? एक भी ऑप्शन ही नहीं मिलेगा, लेकिन एक ही ऑप्शन मिलेगा जो इसके सबसे करीब होगा। तो इसको निकालोगे 0.9 इंटू 10 पावर माइनस, और जैसे ही तुम ये आंसर निकालोगे तुम्हें एक आंसर वहां होता हुआ दिखेगा 0 समथिंग समथिंग इंटू 10 पावर माइनस। तो क्या करोगे? टिक करके, क्योंकि तुम्हें पता है कि कम इसलिए आ रहा है क्योंकि सब में तुमने कम कर दिया। इसको 3.14 को 3 मान लिए थे तुम, कम वाले को ज्यादा मान लिया, ज्यादा वाले को भी तो कम कर रहे हो। 6.4 को तुमने 6 मान लिया था, तो आंसर कैसे एक्यूरेट आएगा? लेकिन आंसर सबसे करीब आएगा। हमेशा डेसिमल के बाद वाले को उड़ाते हैं, डेसिमल के बाद वाले को उड़ाते हैं। अब यहाँ मुझे दिख रहा है ये ज्यादा बड़ी वैल्यू, ये 0.3 कम है और ये 0.4 है ना, 4 से। लेकिन अगर 0.6 उड़ाएंगे तो ऑब्वियसली जो वैल्यू आएगी वो छोटी आ जाएगी। तो इसको कहते हैं, ये महारत तभी आएगी जब आप ढेर सारे क्वेश्चन लगाओगे, ये चीज तब मजे से कर पाओगे। देखो एमसीक्यू तुम चाहे इसको मल्टीप्लाई करो 1 घंटे, चाहे थोड़ा सा आईक्यू यूज करो, और फटाफट फटाफट आप क्या करोगे? राउंड ऑफ उड़ाना आना चाहिए कि इसको क्या मान सकते हैं। 2.7 है, 3 मान लेते हैं, देखो किसके करीब है, ज्यादा है तो कम कर लो। और करते 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 हमें किस पे ध्यान देना था? हमें इस पे ध्यान देना था, आंसर ऑटोमेटिक आ जाता। एक्यूरेट आंसर पता है कितना आएगा? 1.06 इंटू 10 पावर माइनस, ठीक है? और फिर भी मैं अभी भी कहूंगा जिसको मल्टीप्लाई करने का शौक है, सिंगल डेसिमल प्लेस बनाओ और सॉल्व। मतलब 8.85 को 8.8 मान लो, ठीक, 3.14 को 3.1 मान लो, और फिर भी करोगे आंसर आ जाए, ठीक? तो आंसर इज 1.06 इंटू 10 पावर माइनस 9। कर लो, कहीं जगह नहीं है, यहाँ लिख देते हैं। सी बराबर क्या जाएगा? 1.06 10 पावर माइनस, ये इसका आ गया आंसर फैरेड।
एनर्जी भी निकाल देते हैं, एनर्जी निकाल के छोड़ रहे हैं क्लास हम लोग की। ठीक है, एनर्जी निकालो भैया। क्या करोगे, एनर्जी का फॉर्मूला लिखा हुआ है, सी की वैल्यू पुट करो, अभी कितना है 150, 150 का स्क्वायर कर लो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, कर लोगे, करो करो करो, तो जल्दी करो। अनहिता का आंसर आ गया था। चलिए देखते हैं जरा। तो u होता है 1/2 इंटू 1.06 10 पावर माइनस 9 इंटू 150 इंटू 150। ठीक है, हमको क्या दिख रहा है तुमको पता है, हमको क्या दिखा देखते हो, 1.06 10 पावर माइनस 9, और मुझे यहाँ 2 10 दिख गए, 10 की पावर 2 अलग कर लिया, बचा 15 गुणे, जो पहले निपट सकता है उसको निपटा दो। ठीक है ना भैया, अरे था वहां पे, मैंने यूज कर लिया, तो रहने दो, तो का तो बहुत काम है, बाद में यूज कर लेंगे। ठीक है, गलत किया कुछ मैंने, अब मल्टीप्लाई कर दो। हाँ दादा छोड़ दिया, बस यही आखिरी क्वेश्चन। ठीक, करो भैया इसको सॉल्व करो। 1.0 मत देखो तुम, 1 देखो, 1 अभी तो सिखाया मैंने, क्या करते हैं 1.0 से देखो, 1 देखो ना, 1 देख करके सब मल्टीप्लाई कर लो पहले, फिर आंसर निकाल लेना। ठीक है, और अगर अभी भी किसी को नहीं आता, देखो कितना आसान हो सकता था ये, हम लोग देखो दिखाते हैं तुमको कैलकुलेशन, कितना मजेदार काम है। इसको 1.5 लिखूंगा, इसको 1.5 लिखूंगा, और यहाँ 2 10 में निकाल लूंगा बाहर, और इस 2 10 को उड़ा दूंगा, यहाँ से बचेगा माइनस का। ठीक, और नीचे कितना है 2, ये कितना है 3/2 लिखा हुआ है, मतलब कैसे देख रहे हो, कितना लिखा हुआ है 3/2, ये भी क्या लिखा हुआ है 3/2, ये क्या लिखा हुआ है, नीचे कितना आ गया 8, ऊपर कितना आ गया 9। अब तो कर ही लोगे, क्या भी नहीं कर पाओगे। हाँ, आंसर आ चुका है, हो जाएगा 9/8 इंटू 1.06, ये 1 दिख रहा है मुझे, पता कैसे तुम लोग 1.06 हमें 1 दिख रहा है, और यहाँ कितना है देखो, आंसर में एक ही ऑप्शन होगा जिसमें ये परफेक्ट, इससे नीचे इसको रिड्यूस कर ही नहीं सकते हो आप। ठीक है, इससे ऐसे रिड्यूस नहीं कर सकते, तो यही फाइनल, इसको कहते हैं ऑर्डर, क्या कहते हैं इसको, ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ द मैग्नीट्यूड। तो ऑर्डर ऑफ द मैग्नीट्यूड कितना 10⁻⁵, ऑप्शन में ढूंढोगे आंसर ऑटोमेटिक मिल जाएगा। करते हैं इसको आगे भी चल करें, 8 1 जा 8 बोले, करो यार इसको। ठीक है, कर लोगे ना। ठीक है, ये आएगा 1.1 समथिंग आएगा, और जैसे ही 1.2 से मल्टीप्लाई करोगे अप्रोक्सीमेटली 1.2 के करीब, तो यहां से अप्रोक्सीमेटली इट इज इक्वल टू 1.2 इंटू पावर माइनस, समझ में आए स्पीड में कैसे करना है, आंसर तो निकालना होता है, लेकिन स्पीड में कैसे निकालें उसके लिए क्या करना है, जैसे मैंने सिखाया, आप PYQ उठाइए और कैलकुलेशन को जैसे मैंने सिखाया वैसे करिए, स्पीड में कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, हम लोग को ढूंढेंगे कौन सा सबसे करीब है, और देखना है अप्रोक्सीमेशन कितने सवाल तुम सही करते हो, फिर उसका जानना सर ये काम करता है या नहीं करता, फिर मुझे बताना, फिर अपन हम करके दिखाएंगे, फिर देखेंगे। ठीक है, तुम लोग को बड़ी इंपॉर्टेंट चीज सीखनी पड़ेगी कि तुम PhD करने नहीं आए हो मेरे पास, क्या करने आए हो, सेलेक्ट होना है ना, टाइम भी बचाना है, तो क्या चाहते हो, सिलेक्शन चाहते हो कि ज्ञान PhD सीखना है, चुपचाप मल्टीप्लाई क्यों कर, हम ऐसे टीचर कह रहे मल्टीप्लाई मत करो, तुम्हें क्या चाहिए जिंदगी से, है ना मल्टीप्लाई करो, और तब तक डिवाइड नहीं करो तब तक आपको बहुत कठिन ना हो जाए। ठीक, बस आप क्या करिए, जो राउंडिंग ऑफ है अप्रोक्सीमेशन वो सिस्टम सीख जाइए, डेसिमल वाले क्वेश्चंस करने इतने आसान होते हैं, बस हमें देखने नहीं आता है। अब देखो मैंने इसको 3/2 बना दिया, आसान लगा कि नहीं लगा, कितने लोग बैठ के 150 का स्क्वायर कर रहे होंगे, कितने लोग 150 नहीं करो 15 का स्क्वायर तो कर ही रहे होंगे, करने की जरूरत थी, कुछ भी कठिन लगा इसमें, सारे स्टेप आसान थे कि नहीं थे, तो आसान बनाना होता है, हम लोग का काम है बनाना, ऐसा नहीं एग्जाम लगा के तुम बना के देगा कि देखो भैया ऐसे ऐसे कर सकते थे, तो तुम्हारा प्रेजेंस ऑफ माइंड है, राइट। चलिए ठीक है, कैलकुलेशन इज वेरी इजी। चलिए भाई आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में अपन इसको कंटिन्यू करेंगे।